बहुत पावरफुल किंग की, जिसे किसी ऐसे ने धोखा दिया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। किंग को लगा कि उसकी लाइफ का एंड हो गया, बट उसका रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म होता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां मैजिक एग्जिस्ट करता है। उसकी बॉडी तो बच्चे की है पर उसके पास अपनी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज हैं। हमारा हीरो ग्रे इस बात को झूठ मानता है कि डेथ के टाइम पर इंसान को एक टनल के एंड में रोशनी दिखाई देती है, तब तक जब तक वो इसे खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेता है। एक नॉर्मल डे अपने रूम की विंडो से सिटी को देख रहा होता है, तभी वो टायर्ड फील करता है और सोने चला जाता है। पर उसे क्या पता कि अब वो जाग ही नहीं पाएगा। उसका मर्डर हो चुका था और उसे नहीं पता कि ऐसा किसने किया। वो एक किंग है जिसके कई एनिमीज थे। उसे टनल की एंड वाली फेमस लाइट दिखती है और जैसे ही वो उस लाइट के पास पहुंचा, वो नोटिस करता है कि उसका नया जन्म हो चुका है। हमें पता चलता है कि इस न्यू लाइफ में उसका नाम आर्थर है और हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो अपने न्यू बॉर्न बेटे को देख बेहद खुश हैं। उसकी माँ का नाम एलिस है जो बहुत शांत स्वभाव की है और पापा का नाम रेनॉल्ड्स है जो कि एक भरोसेमंद इंसान है पर कभी कभी बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं। आर्थर इस नई लाइफ और लिविंग फैमिली के लिए ग्रेटफुल है पर साथ ही विश करता है कि अभी जो उसकी हालत है वो उसके एनिमीज की भी ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चाइल्ड बॉडी में ना तो उसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में है, ना ही वो टॉयलेट जाने के लिए किसी को बता सकता है और उसकी बॉडी भी बहुत वीक है। आर्थर के पास बहुत सारे सवाल थे कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, पर एक चीज जिससे वो बहुत खुश था वो ये कि इस दुनिया के लोगों की लैंग्वेज वो बोल और समझ पा रहा था। पर एक अजीब चीज ये थी कि इस दुनिया में लोग वेपन लेकर चलते थे, आर्मर पहनते थे और यहाँ की बिल्डिंग भी काफी पुराने समय की लगती थी। इससे आर्थर को लगा कि उसका जन्म समय में बहुत पहले हुआ है, पर वो चौंक जाता है जब उसकी माँ उसकी छोटी मोटी इंजरी को मैजिक से हील कर देती है। ये देख उसे रियलाइज हुआ कि उसका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ है जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। पिछली लाइफ में वो एक पावरफुल किंग था जिसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, बड़े बड़े किंग्स को हराया, देश भी जीते, पर उसे कभी भी इतना गर्व नहीं हुआ था जितना उसे आज हो रहा था क्योंकि उसने क्रॉल करना सीखा था। आर्थर इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता था तो वो रात में चुपचाप क्रॉल करते करते अपने पापा की लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ उसे पता चला कि वो अभी एक कॉन्टिनेंट में है जिसका नाम डेकाथन है जो 3 किंगडम से मिलकर बना है। एलेनोर जो कि जंगल में है जहाँ एल्व्स रूल करते हैं, डार्व जो कि जमीन के नीचे है जहाँ डॉर्फ्स रूल करते हैं, सैपिन जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं और जो इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। इस दुनिया की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पुरानी और अंडर डेवलप्ड है और इसका रीजन मैजिक है क्योंकि मैजिक लाइफ को बहुत आसान बना देता है। आर्थर के पास्ट वर्ल्ड में एक इनर फोर्स होती है कि जिससे काफी ट्रेनिंग के बाद अपनी बॉडी और वेपन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस वर्ल्ड में भी एक सिमिलर फोर्स है मैना, बस डिफरेंस इतना है कि ये केवल इनर नहीं बल्कि आउटर भी होती है जो हमारी आसपास की सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। मैना यूज करने के बेसिक मेथड्स हैं पावर अप और स्पेल कास्टिंग। हम 3 तरह के मैजिक यूजर्स के बारे में जानते हैं। ऑगमेंटर्स जो कि मैना का यूज करते हैं पावर अप करने के लिए जिससे उनकी बॉडी और डिफेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पर इसकी वीकनेस इसकी शॉर्ट रेंज है। कॉन्जरर्स मैना को बाहर कास्ट करते हैं और एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे फायर मैजिक और आइस मैजिक, पर ऐसा स्पेल कास्ट करने के लिए उन्हें अपने मैना कोर को एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मैना से सप्लीमेंट करना पड़ता है। नॉर्मली कॉन्जरर्स 4 में से एक एलिमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं, पर कुछ ऐसे कॉन्जरर्स भी हैं जो डिफरेंट स्पेल्स कास्ट करते हैं, उन्हें डिविएंट्स कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आर्थर की मॉम है जो हीलिंग स्पेल्स यूज करती हैं। मैजिक यूज करने की एबिलिटी जेनेटिक है और 100 में से एक बच्चा ही मैजिक यूज कर पाता है। इस एबिलिटी का पता बच्चे के टीनेज ईयर्स में चलता है जब उसकी मैना कोर रिवील होती है। आर्थर को मैना कोर अपने पास्ट वर्ल्ड के की कोर से सिमिलर लगती है। डिफरेंस बस इतना है कि पास्ट वर्ल्ड में बच्चे ट्रेनिंग कर धीरे धीरे की कोर को गैदर करते थे और वो अपने आप टाइम के साथ एक सर्कल कोर बन जाता था। आर्थर सोचता है कि क्या वो इस सेम मैना कोर के साथ भी कर सकता है, तो वो आंखें बंद कर फोकस करता है और उसे छोटे छोटे मैना पार्टिकल्स उसके अंदर फील होने लगते हैं। वो फोकस कर इन पार्टिकल्स को एक सर्कल कोर बनाने की कोशिश करता है, पर हमेशा उसकी मॉम उसे ऐसा करते देख उसे बीच में ही उठा के ले जाया करती थी। ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं और आर्थर की मॉम को लगने लगता है कि उनका बेटा बाकी बच्चों से काफी अलग है, क्योंकि जब भी वो उसे सिटी में ले जाया करती थी तो उसे टॉयज और चॉकलेट में नहीं बल्कि वेपन्स और आर्मर्स में इंटरेस्ट होता था। आर्थर अपने पापा को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है और समझ जाता है कि उसके पापा एक ऑगमेंटर हैं।
केवल 3 मिनट फोकस करने से ही वो बड़े बड़े रॉक्स उठा लिया करते थे। उसके पापा बाहर गार्डन में ट्रेनिंग करते हैं और अक्सर वहाँ तबाही मचा देते हैं, जैसे कि इस बार उन्होंने एक बड़ा पेड़ ही उखाड़ दिया था। आर्थर की मॉम ये देखने बाहर जाती हैं और तभी आर्थर इसका फायदा उठाते हुए ट्रेनिंग करने लग जाता है। 2 साल में उसने काफी ट्रेनिंग कर ली थी और वो फाइनल कोर बनाने के काफी करीब था। आर्थर समझ जाता है कि इस प्रोसेस में टीनेज तक का टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी स्लो है और इसमें बॉडी में प्रेजेंट हजारों छोटे मैना पार्टिकल्स को सेंटर में लाना होता है। पर आर्थर ऐसा 2 साल की उम्र में ही कर लेता है, जिससे घर में एक ब्लास्ट हुआ और पूरा घर उड़ जाता है। रेनॉल्ड्स एलिस को बचाता है, पर ये जानने पर कि आर्थर अभी भी अंदर है, वो तुरंत घर की तरफ भागता है। घर के अंदर पहुंचने पर रेनॉल्ड्स ने जो देखा उसका यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। एलिस भी अंदर आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके 2 साल के बेटे की मैजिक अवेकनिंग हो चुकी है। जिस प्रोसेस में बच्चों को सालों लग जाते हैं, वो आर्थर ने 2 साल की उम्र में ही कर लिया था। आर्थर बहुत खुश है और उसे अपनी बॉडी में एक अलग पावर फील होने लगती है, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसका पूरा घर उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उस दिन के बाद से एलिस ने आर्थर को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया और रेनॉल्ड्स ने भी उसे मैजिक की बेसिक्स और फिजिकल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। 3 साल का होने पर रेनॉल्ड्स ने आर्थर को एक वुडन स्वॉर्ड दी और उसे स्वॉर्ड फाइट सिखाना शुरू किया। इस दुनिया में किसी की भी स्ट्रेंथ उसके मैना कोर के कलर से मेजर की जाती है। स्टार्टिंग में कोर का कलर ब्लैक होता है, क्योंकि इसमें ब्लड और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे जैसे इम्प्योरिटीज साफ होती जाती हैं, वैसे वैसे कोर और भी प्योर होती चली जाती है और कोर का कलर चेंज होने लगता है। इसका ऑर्डर है ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर और व्हाइट, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोर है। हर कोर के 3 फेज होते हैं, डार्क, सॉलिड और क्लियर। अगर किसी को ऑरेंज से येलो कोर में जाना है तो उसे डार्क ऑरेंज, सॉलिड ऑरेंज और क्लियर ऑरेंज से होकर जाना पड़ेगा। रेनॉल्ड्स को लगा कि उनका बेटा जीनियस है और वो उसे ज्यादा नहीं सिखा पा रहे हैं, जिससे उसकी ग्रोथ रुक रही है। वो सोचते हैं कि आर्थर को ज़ायरस, जो कि एक बड़ी सिटी है, वहाँ भेजना चाहिए, पर एलिस इससे मना कर देती है, क्योंकि आर्थर अभी केवल 4 साल का है और वो उसे अकेला नहीं भेजना चाहती थी। तभी आर्थर सबको साथ चलने का आइडिया देता है और सब सोचते हैं कि ये ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। और अगले ही दिन वो अपने कुछ पुराने दोस्त ट्विन हॉर्न्स के साथ ज़ायरस सिटी जाने का मन बना लेते हैं। अगले दिन रेनॉल्ड्स गर्व से अपने बेटे को ट्विन हॉर्न्स से मिलवाता है। ट्विन हॉर्न्स में एडम क्रेंच, एंजेला रोज, डर्डन वॉलकर, जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ और हेलेन शार्ड हैं। इसी के साथ जर्नी शुरू होती है। ज़ायरस सिटी तक जाने वाली रोड काफी खतरनाक है और इसीलिए ग्रुप में ट्रैवल करना जरूरी है। रात में वो लोग रेस्ट करने के लिए कैंपिंग करते हैं, जहाँ हेलेन आर्थर के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी, तो वो उससे बात करने लगती है और उसके अचीवमेंट से काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। एडम ये देख जेलस फील करने लगता है और रेनॉल्ड्स से आर्थर के साथ ट्रेनिंग करने की परमिशन मांगता है। आर्थर ट्रेनिंग नहीं करना चाहता और रेनॉल्ड्स से ये कहने का ट्राई करता है, पर वो उसे नोटिस नहीं करते और आर्थर को ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ता ही है। आर्थर अपनी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज का यूज कर फाइटिंग पोजीशन लेता है और एडम पर अटैक करता है, पर एडम उसे ब्लॉक करने के लिए कॉन्फिडेंटली वहीं खड़ा रहता है। आर्थर तभी वहां से गायब हो गया और एडम को यकीन नहीं हुआ कि आर्थर उस पर पीछे से अटैक करने की सोच रहा था, पर अपनी बॉडी की वजह से आर्थर अपना बैलेंस नहीं बना पाता और एडम के अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। आर्थर ने फिर से अटैक करने की कोशिश की, पर एडम ने उसे इतनी जोर से किक किया कि वो दूर जाकर गिर जाता है, पर इसमें उसे काफी चोट लग गई थी। तभी डर्डन एडम को हिट करता है, क्योंकि वो आर्थर से ऐसे फाइट कर रहा था जैसे किसी प्रोफेशनल से फाइट करते हैं। एडम रेनॉल्ड्स से पूछता है कि उसने आर्थर को ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जिससे वो मॉन्स्टर बन गया, जिस पर रेनॉल्ड्स कहता है कि उसने आर्थर को कुछ भी नहीं सिखाया। आर्थर झूठ बोलता है कि उसने ये सब बुक से सीखा है, पर अब बाकी सब भी उससे ये टेक्निक सीखना चाहते थे। जर्नी में कुछ और दिन निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्थर के स्किल्स को जैस्मिन बहुत जल्दी सीख लेती है और उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ चोरों ने आर्थर के कैरेज पर अटैक कर दिया है। एंजेला विंड मैजिक से कैरेज को बचा लेती है और उन्हें चोरों ने चारों तरफ से घेर लिया था। रेनॉल्ड्स और ट्विन हॉर्न्स चोरों से फाइट करते हैं और वो उन्हें हराने ही वाले थे कि तभी रेनॉल्ड्स बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। आर्थर और एलिस रेनॉल्ड्स के पास जाते हैं, पर किसी रीजन से एलिस उसे हील नहीं कर पा रही थी। रेनॉल्ड्स आर्थर से एलिस के साथ एस्केप करने को कहता है, पर आर्थर ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो उनके साथ फाइट कर उन्हें सपोर्ट करना चाहता था। रेनॉल्ड्स बताता है कि वो आर्थर से एलिस को प्रोटेक्ट करने को इसलिए कह रहा है क्योंकि एलिस प्रेग्नेंट है। आर्थर
समझ गया और वहाँ से अपनी मॉम के साथ एस्केप करने लगता है। तभी एक आर्चर ने उन पर अटैक किया, पर आर्थर उसके एरो को अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है, जिसमें उसकी स्वॉर्ड ब्रेक हो जाती है। आर्थर रियलाइज करता है कि वहाँ कुछ गलत है और तभी माउंटेन के ऊपर एक कॉन्जरर उन पर वाटर स्पेल से अटैक कर देता है। आर्थर इस अटैक को अपने मैना से ब्लॉक करने में सक्षम है और इसमें एलिस की जान को खतरा था। आर्थर एलिस को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेता है, पर इस बात का ध्यान रखता है कि वो अकेले खाई में ना गिरे। वो मैना से कॉन्जरर को भी पकड़ लेता है और दोनों खाई में गिर जाते हैं। आर्थर ये सोचकर खुश था कि बाकी सब ठीक होंगे, पर उसे बुरा भी लग रहा है क्योंकि वो बड़ा भाई बनना चाहता था और इस खुशी को सबके साथ मिलकर बांटना चाहता था। लकीली आर्थर बच गया, पर उसे काफी चोटें आई थी और उसे पता नहीं था कि वो अभी कहाँ है। कुछ टाइम बाद जब वो उठता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बताती है कि वो उसे ठीक देख बहुत खुश है। आर्थर डर जाता है और वो आवाज बताती है कि उसी ने आर्थर की जान बचाई और अगर वो जानना चाहता है कि वो कौन है तो उसे सबसे पहले अपने घर जाना होगा, और वो आवाज उसे रास्ता दिखाती है। आर्थर फाइनली उस जगह पर पहुंचता है। आर्थर एक गुफा में जाता है, पर उसमें एंटर करते ही वो काफी नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसके सामने आर्बर में एक डरावना क्रीचर है जो उसके पास आने लगता है। आर्थर उससे बहुत डर जाता है, पर वो क्रीचर उसे हील कर देता है और कहता है कि वो एक पोर्टल बना देगा जिससे आर्थर घर जा सकेगा। उस क्रीचर की अपीयरेंस तो डरावनी है, पर वो बहुत काइंड है। आर्थर के पूछने पर वो अपना नाम सिल्विया बताती है। आर्थर पूछता है कि वो अकेली क्यों है, जिसपे वो बताती है कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, उसके बहुत एनिमीज थे और पिछली फाइट में वो काफी बुरी तरह घायल हो गई थी। आर्थर पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, जिसपे वो बताती है कि उसका सैक्रिफाइस और ब्रेवरी देखकर उसे काफी अच्छा लगा। वो उसे ये भी बताती है कि उसके फैमिली और फ्रेंड्स सेफ हैं। धीरे धीरे उनकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। पोर्टल बनाने में काफी टाइम लग रहा था और ऐसे ही कुछ हफ्ते निकल जाते हैं। सिल्विया आर्थर से पूछती है कि उसने इतनी जल्दी अपनी मैना कोर कैसे बना ली, जिस पर आर्थर प्राउडली बताता है कि वो एक जीनियस है। सिल्विया आर्थर को बताती है कि वो बाकी ह्यूमन से ज्यादा मैना अब्सॉर्ब कर सकता है क्योंकि उसकी मैना कोर डेवलप हो चुकी है। बाकी ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोर काफी लेट डेवलप होती है। आर्थर हैरान था और पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। सिल्विया बताती है कि ये नेचुरल प्रोसेस है और उसे बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगले कुछ दिन आर्थर प्रैक्टिस करता है, फेल होता है, पर धीरे धीरे सीख जाता है। अब वो चलते चलते भी मैना अब्सॉर्ब कर सकता था, जिससे उसकी पावर बढ़ रही थी। आर्थर ये बताने सिल्विया के पास जाता है, पर देखता है कि वो बेहोश पड़ी है और उसकी इंजरी काफी बढ़ चुकी है। आर्थर समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ, पर वो देखता है कि उसका पोर्टल बन चुका है और रियलाइज करता है कि सिल्विया जैसे जैसे पोर्टल बना रही थी उसकी लाइफ फोर्स कम होती जा रही थी। पर सिल्विया अपने लास्ट मोमेंट्स में अपना रियल फॉर्म दिखाती है। वो एक ड्रैगन थी। आर्थर ये देखकर हैरान रह जाता है। सिल्विया उसे बताती है कि पोर्टल कंप्लीट करने के लिए उसे अपने असली फॉर्म में आना ही पड़ता, पर अब उसके एनिमीज भी उसके लिए आते ही होंगे। सिल्विया आर्थर को एक बीस्ट एग देती है, साथ ही साथ एक फेदर भी देती है जिससे वो अपना ऑरा छुपा सकता है। वो उसकी बॉडी को टच करती है और तभी आर्थर के हाथ पर कुछ अजीब से निशान आ जाते हैं। सिल्विया उससे कहती है कि सही समय आने पर उसे सब पता चल जाएगा। वो गुफा बहने लगती है। तभी वहाँ पे सिल्विया को लेने एक क्रीचर आता है। सिल्विया मैजिक से टाइम फ्रीज कर देती है और आर्थर को बताती है कि उसने पोर्टल बनाने में इतना समय इसलिए लगाया ताकि वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। वो आर्थर को उसे ग्रैंडमा बुलाने के लिए कहती है। आर्थर रोने लगता है और वहाँ से जाने को मना करता है, पर सिल्विया उसे पोर्टल में धक्का दे देती है। सिल्विया को दूर जाते देख वो उसे ग्रैंडमा बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर एक अनजान जगह पे है। तभी सिल्विया का एक लास्ट मैसेज उसे सुनाई देता है जिसमें वो कहती है कि आर्थर अभी सच जानने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिल्विया बताती है कि उसने आर्थर को एक लास्ट गिफ्ट दिया है जो कि उसकी स्पेशल विल है। आर्थर बहुत उदास था। आखिर में वो आर्थर से कहती है कि उसे पूरे सच का तब पता चलेगा जब उसकी कोर व्हाइट फेस को पास कर लेगी। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि सिल्विया उसे लास्ट में किंग ग्रे बुलाती है। आर्थर शॉक्ड था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, पर अभी उसका समय नहीं था। वो रियलाइज करता है कि वो अभी एल्शायर फॉरेस्ट में है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो ये सोचकर खुश होता है कि ह्यूमंस आसपास ही हैं। वो पेड़ के ऊपर से ही ऑब्जर्व करता है तो उसे कुछ लोग एक कैरेज के पास में दिखते हैं। जब वो उनकी बातें सुनता है तब उसे पता चलता है कि वो स्लेव ट्रेडर्स हैं। स्लेव ट्रेडर्स बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक फीमेल एल्फ को पकड़ा था। फीमेल एल्फ की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, खासकर वर्जिन एल्फ्स की। और उन्होंने आर्थर को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो उन्हें जान से मारना चाहता था और मौके की तलाश करने लगता है। रात हो चुकी थी। आर्थर ने किडनैपर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक
जंगल की तरफ फेंका, जिससे वुल्व्स अलर्ट हो गए और शोर मचाने लगे। एक किडनैपर उन्हें शांत करने जाता है। आर्थर यही चाहता था, पर उसके पास कोई भी वेपन नहीं था। उसने मैनस से ब्लेड बनाया और चुपचाप किडनैपर का मर्डर कर उसका वेपन ले लिया। वहां आए वुल्व्स ने उसकी डेड बॉडी का भी काम कर दिया। बाकी किडनैपर्स में से एक आर्थर को देख लेता है, पर आर्थर मैजिक से उसे भी डिफीट कर देता है। वो अपने लीडर को आवाज लगाता है और उसे केयरफुल रहने को कहता है, क्योंकि आर्थर एक मैजिशियन है। उसका लीडर ये सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि मैजिशियन का मार्केट में काफी ज्यादा प्राइस मिलता है। आर्थर उस पर डैगर से अटैक करता है, पर वो डैगर पकड़ लेता है, क्योंकि वो लीडर भी एक मैजिशियन है। आर्थर मैना से स्वॉर्ड बनाने की सोचता है और उसे याद आता है कि ऐसे तो वो फायर मैजिक भी बना सकता है। तो वो कोशिश करता है और वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लीडर गुस्से में आर्थर को मारना चाहता था, पर तब तक आर्थर उसका मर्डर कर देता है। आर्थर फाइनली उस एल्फ को फ्री कर देता है, पर उसे वहाँ से ब्लाइंड फोल्डेड ले जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एल्फ मर्डर सीन देखे। कुछ दूर चलने के बाद आर्थर उस एल्फ का ब्लाइंड फोल्ड हटाता है और वो एल्फ उसे थैंक्स करती है। आर्थर वहाँ से जाने वाला था, पर एल्फ काफी डरी हुई थी और आर्थर से उसे घर छोड़ने की जिद करती है। आर्थर मना करता है, पर लास्ट में उस एल्फ की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ती है। आर्थर किडनैपर्स के कैरेज से जरूरत का सामान और उस एल्फ के कपड़े ले आता है। उसके बाद वो दोनों एल्फ के बताए हुए डायरेक्शन में जाने लगते हैं। जर्नी में हमें पता चलता है कि एल्फ का नाम टेसिया एरालिथ है। हम देखते हैं कि जर्नी में कई बार आर्थर की मैना कोर में अचानक दर्द होने लगता है, जिसे वो टेसिया से छुपाता है और उससे कुछ भी नहीं कहता। धीरे धीरे हम देखते हैं कि टेसिया और आर्थर अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एक लंबी जर्नी के बाद वो टेसिया की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। आर्थर को वहाँ केवल पेड़ और झाड़ियाँ ही दिख रही थी, पर टेसिया कुछ पेड़ों को छूती है और वहाँ एक मैजिक एंट्रेंस दिखाई देने लगता है। वो दोनों उस पोर्टल के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एक नई जगह पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ कुछ लोग नील करते हुए प्रिंसेस को वेलकम करते हैं। आर्थर को यकीन नहीं हुआ कि वो जिस एल्फ के साथ ट्रैवल कर रहा था वो एक्चुअली में एक प्रिंसेस है। किंग और क्वीन एलेनोर आ जाते हैं, जो अपनी बेटी को देख बहुत खुश होते हैं। उनके साथ वहाँ विलियम एरालिथ भी है, जो कि एलेनोर का प्रीवियस राजा था, जिसने ह्यूमंस के सेपियन किंगडम से वॉर लड़ी थी। किंग आर्थर को थैंक्स करते हैं और उसे दावत पे बुलाते हैं। किंग के वर्ड्स तो काइंड थे, पर उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो आर्थर को ऑफर नहीं बल्कि ऑर्डर दे रहे हैं। आर्थर सिल्विया की स्टोरी छोड़ बाकी सब कुछ बताता है, जिस पर विलियम आर्थर से पूछता है कि उसने टेसिया को अकेले कैसे रेस्क्यू किया। आर्थर बताता है कि वो एक मैजिशियन है एंड उसके लिए किडनैपर से अकेले लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सोल्जर्स को लगा कि वो झूठ बोल रहा है और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर विलियम एक ही नजर से उन्हें रोक देता है। आर्थर कहता है कि वो बस अपने घर वापस जाना चाहता है। किंग कहते हैं कि आर्थर उनकी बेटी को रेस्क्यू कर वहाँ लाया, इसलिए वो कल अपने कुछ गार्ड्स को आर्थर के साथ भेज देंगे ताकि वो सेफली अपने घर जा सके और उसे तब तक वहीं रेस्ट करने को कहते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि टेसिया आर्थर को कासल दिखा रही है। तभी कोई उस पर डैगर से अटैक करता है। आर्थर डैगर पकड़ लेता है एंड देखता है कि अटैकर और कोई नहीं बल्कि टेसिया के ग्रैंडफादर विलियम है, जो उसे एक वुडन स्वॉर्ड देते हैं एंड उसे अपने स्किल्स दिखाने को कहते हैं। आर्थर तुरंत विलियम पर अटैक करता है, पर वो विलियम नहीं बल्कि उसका एक क्लोन था। आर्थर दोबारा फायर मैजिक से अटैक करता है। विलियम डॉज कर लेता है, पर आर्थर किसी तरह उस पर एक वीक अटैक करने में कामयाब होता है। विलियम को यकीन नहीं हुआ कि आर्थर ने उसे हिट किया। वो उसकी स्किल्स की तारीफ करता है और उसे उसका डिसाइपल बनने के लिए कहता है। आर्थर ये सुनकर बहुत हैरान था और पूछता है कि एक ह्यूमन एल्फ किंगडम में कैसे रह सकता है। विलियम उसे प्रॉमिस करता है कि उसके अंडर एल्फ किंगडम में कोई भी आर्थर को हाथ भी नहीं लगा सकेगा। विलियम बताता है कि आर्थर बाकी बच्चों से काफी ज्यादा स्किल्ड है और उसके साथ रहकर आर्थर जो भी सीखेगा वो उसे ह्यूमन किंगडम के बेस्ट मैजिशियंस भी नहीं सिखा सकते हैं। पर आर्थर अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, तो विलियम उसे बताता है कि वो यहाँ रहकर भी उनसे बात कर सकता है। विलियम टेसिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर आर्थर से उसके मैना कोर में हो रहे दर्द के बारे में पूछता है। आर्थर चौंक जाता है, पर विलियम उसे बताता है कि उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। विलियम उसे बीस्ट विल के बारे में समझाता है और बताता है कि बीस्ट को भी स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लास ए और उससे ऊपर के बीस्ट में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी विल को अपने वंशज या ऐसा कोई जो उनसे जुड़ा हो उसे दे सकते हैं। आर्थर के पास भी एक पावरफुल बीस्ट विल है, पर वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। विलियम ये सब इसलिए जानता था क्योंकि उसके पास भी एक विल है
और वो एक बीस्ट टेमर है। बीस्ट टेमर वो होते हैं जो अपने अंदर की बीस्ट विल को कंट्रोल कर लेते हैं। आर्थर को इस पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, वरना वो विल उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। अगले दिन विलियम किंग को बताता है कि अब से आर्थर उसका डिसाइपल है और वो उसकी प्रोटेक्शन में एल्फ किंगडम में ही रहेगा। विलियम, आर्थर और टेसिया एक कैरेज में जा रही हैं। वो विलियम की एक पुरानी फ्रेंड से मिलते हैं। वो लोग वहाँ इसलिए आए थे ताकि आर्थर अपने पेरेंट्स से बात कर सके। डिविएंट आर्थर के सामने एक पानी से भरा बर्तन रखती है और उससे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आर्थर के गिरने के बाद उसके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल था। इसी तरह वो जायरस सिटी पहुँचे जहाँ रेनॉल्ड्स अपने फ्रेंड के घर में रहने लगा। रेनॉल्ड्स को वहाँ जॉब मिल गई और बड़ी मुश्किल से वो लोग अपने बेटे की डेथ के ट्रॉमा से बाहर आ पाए। तभी उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है। आर्थर उन्हें सब बता देता है और कहता है कि वो सेफ है और एल्फ किंगडम में है। वो उनसे झूठ बोलता है कि वो बीमार है और उसका ट्रीटमेंट एल्फ किंगडम में चल रहा है, जिसमें कुछ साल लग जाएंगे, पर वो जल्दी ही उनसे मिलेगा। उसके पेरेंट्स ये जानकर कि उनका बेटा आर्थर बिल्कुल ठीक है बहुत खुश होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि विलियम आर्थर से कहता है कि अगले कुछ साल उसे बेहद कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बीस्ट टेमर्स को बीस्ट विल कंट्रोल करने के लिए एसिमिलेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस में ऐसा लगता है जैसे बॉडी को गर्म लावा में डाल दिया हो, पर अगर आर्थर इस ट्रेनिंग को एंड्योर कर लेगा तो इसके रिजल्ट्स बेहद शानदार होंगे। समय गुजरते पता नहीं चला और 3 साल बाद हम टेसिया और आर्थर को देखते हैं जो रोज की तरह ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दुनिया में मैजिक के 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, विंड और अर्थ। इन्हीं एलिमेंट्स के एडवांस्ड फॉर्म्स हैं लाइटनिंग, आइस, साउंड और ग्रेविटी। एडवांस्ड एलिमेंट्स को वही कंट्रोल कर सकता है जो इनके बेसिक एलिमेंट्स का मास्टर हो। मतलब लाइटनिंग एलिमेंट को वही यूज कर पाएगा जिसकी फायर एलिमेंट पर पूरी तरह मास्टरी हो। एडवांस्ड एलिमेंट्स के यूजर्स को डिविएंट्स कहा जाता है। डॉर्फ्स का कंट्रोल अर्थ और फायर एलिमेंट पर बेहतरीन है, वहीं एल्व्स वाटर, विंड और अर्थ एलिमेंट के महारथी हैं, पर वो इनके एडवांस्ड फॉर्म्स को यूज नहीं कर सकते। कुछ रेयर एल्व्स में प्लांट्स को कंट्रोल करने की भी एबिलिटी होती है। ह्यूमंस किसी भी बेसिक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। केवल ह्यूमंस ही ऐसे डिविएंट्स बनते हैं जिनके पास हायर फॉर्म्स को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। जनरली ह्यूमंस एक ही बेसिक एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं और उसी का एडवांस्ड फॉर्म यूज कर पाते हैं, पर कुछ टैलेंटेड मैजिशियंस 2 एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तभी टेसिया पूछती है कि आर्थर उसकी तरह फिजिकल ट्रेनिंग क्यों नहीं करता। हमें पता चलता है कि जहां ह्यूमंस की कोर अवेकनिंग 15 की एज में होती है, वहीं एल्व्स में अवेकनिंग 10 साल में होना आम बात है और टेसिया की अवेकनिंग हो चुकी है। विलियम जवाब में कहता है कि इन 3 सालों में आर्थर ने एसिमिलेशन सीखा है, जो एक प्रोसेस है जिसमें बोन्स, ऑर्गन्स और मसल्स को मैना से स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ये प्रोसेस आर्थर की बॉडी को बीस्ट विल की पावर हैंडल करने लायक बना रहा है। आर्थर अपनी ट्रेनिंग के नेक्स्ट स्टेज पर जाने को तैयार है, जिसके बाद वो एक असली बीस्ट टेमर कहलाएगा। विलियम आर्थर की मैना कोर में काफी सारा मैना डालता है, जिससे उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो होने लगती है, पर एक्सेस मैना की वजह से एक एक्सप्लोजन होता है जिससे टेसिया और विलियम दूर जाकर गिरते हैं। वो आर्थर को देखने आते हैं और विलियम पूछता है कि ऐसा कौन सा बीस्ट है जिसने आर्थर को अपनी विल दी। आर्थर रिवील करता है कि उसके पास ड्रैगन की विल है। ये सुनकर विलियम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ड्रैगन टेमर्स बहुत ही रेयर होते हैं। हम देखते हैं कि आर्थर रेस्ट कर रहा है और विलियम से उसकी ड्रैगन विल को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। विलियम आर्थर को उस पर ट्रस्ट करने को कहता है और बताता है कि उसका एल्फ किंगडम से जाने का समय आ चुका है। आर्थर ये सुनकर हैरान है कि वो एल्फ किंगडम में अब बस 4 और महीने का मेहमान है। विलियम बताता है कि तीनों किंगडम्स एल्फ, ड्वार्फ्स और ह्यूमंस के बीच एक टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके लिए जायरस सिटी के पोर्टल्स खुलेंगे और आर्थर के पास फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलने का मौका है। ये सुनकर आर्थर खुश तो है, पर उसे एल्फ किंगडम और टेसिया से दूर जाने का दुख भी सता रहा है। विलियम से चिंता छोड़ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने के लिए कहता है। तभी आर्थर के बीस्ट एग में क्रैक आने लगे और वो टूट गया। उस अंडे में से एक क्रीचर बाहर आता है जो कि ड्रैगन है।
आर्थर को ड्रैगन काफी क्यूट लगा पर ड्रैगन उसे काट लेता है। आर्थर को कुछ आवाजें सुनाई दी पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमें पता चलता है कि ड्रैगन आर्थर से टेलीपैथी के थ्रू बात कर रही थी और उसके काटने से आर्थर के हाथ पर जो निशान है वो एक्चुअली उन दोनों को कनेक्ट कर रहा था। आर्थर ड्रैगन का नाम सिल्वी रखता है। अगले दिन एशिया को आर्थर के ड्रैगन के बारे में पता चलता है और जब वो वेरियन को बताती है तो ड्रैगन को देख उसके होश उड़ जाते हैं। आर्थर को वेरियन से पता चला कि सिल्वी जैसे ड्रैगन्स जनरली अपने पेरेंट ड्रैगन्स की प्रेजेंस में हैच करते हैं, पर सिल्वी ने आर्थर की प्रेजेंस में इसलिए हैच किया क्योंकि कल उसने सिल्विया की विल को पूरी तरह एक्टिवेट किया था। अब आर्थर को अपनी मैना कोर और बीस्ट विल को साथ में ट्रेन करना होगा, जिसका एक ही रास्ता है कॉम्बैट ट्रेनिंग। आर्थर को लगा कि ये आसान है पर इसमें एक ट्विस्ट था। आर्थर को फाइट अब वेरियन से नहीं बल्कि एक बीस्ट टेमर से करनी है। वेरियन अपनी विल को एक्टिवेट करता है और हमें उसका बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। बीस्ट टेमर्स वो मेज है जो एक मैना बीस्ट से इनहेरिटेड एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने की 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को एक्वायर फेज कहा जाता है जिसमें टेमर बीस्ट की स्ट्रेंथ को बोरो कर सकता है। सेकेंड स्टेज को इंटीग्रेट फेज कहा जाता है जिसमें फाइनली टेमर बीस्ट की यूनिक एबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर सकता है। इसमें ही टेमर का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। वेरियन कड़ी मेहनत के बाद सेकेंड स्टेज अचीव कर पाया है और अब उसके पास शैडो पैंथर की पावर्स हैं। आर्थर के लिए वेरियन की मूवमेंट्स को ट्रैक करना असंभव था तो वो तुरंत सरेंडर कर देता है। इंटीग्रेट फेज यूज करने से टेमर की बॉडी पर काफी प्रेशर भी पड़ता है। वेरियन की गाइडेंस से आर्थर ड्रैगन विल के फर्स्ट फेज को यूज करना सीख लेता है। वेरियन उसे मैना बीस्ट की प्रेजेंस को छुपाना भी सिखाता है जिससे बाकी मेजेस को पता ना चले कि आर्थर के पास ड्रैगन है। और ऐसे ही आर्थर के घर वापस जाने का समय आ जाता है। आर्थर विदा लेता है। कैरेज में एल्फ किंगडम के और भी बच्चे हैं जो ज़ायरस सिटी जा रहे हैं। उनका कैरेज पोर्टल को क्रॉस करता है और वो ज़ायरस सिटी में एंटर करते हैं जो कि एक फ्लोटिंग सिटी है। शहर में काफी चहल पहल है पर आर्थर सबसे दूर अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा है। उसने मौत को करीब से देखा है, अपने किसी खास को खोने का दुख भी महसूस किया है। उसने लोगों को जान से भी मारा है और कड़ी ट्रेनिंग भी की है पर आज तक उसे कभी भी ऐसी घबराहट फील नहीं हुई जो वो आज फील कर रहा था। मेड दरवाजा खोलती है और आर्थर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मेड के पीछे एक छोटी बच्ची छुपी थी जो आर्थर को देखे जा रही थी। तभी आर्थर की मॉम एलिस वहां आती है जो उस बच्ची को एलिनोर के नाम से बुलाती है पर वहां आर्थर को देख फ्रीज हो जाती है। आर्थर समझ जाता है कि वो बच्ची उसकी बहन है और कहता है कि वो घर आ चुका है। एलिस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लेती है। उसके फादर रेनॉल्ड्स भी अपनी ड्यूटी बीच में छोड़ भागते हुए अपने बेटे से मिलने आते हैं और वो भी आर्थर को गले लगा लेते हैं। दुख के बादल छट चुके थे और लंबे समय बाद आर्थर का परिवार फिर से एक साथ था। आर्थर अपने परिवार के साथ है और उन्हें खाई में गिरने के बाद से लेकर अब तक हुए सारे इवेंट्स के बारे में बताता है पर ड्रैगन के बारे में झूठ बोलता है कि वो क्रीचर उसे एक गुफा में मिला जहां बीस्ट की मां ने अपने आखिरी वक्त में उसे उसकी जिम्मेदारी सौंप दी। उसे परिवार से झूठ बोलते हुए बुरा लग रहा था पर सच ना जानना ही उनके लिए बेहतर था। रेनॉल्ड्स एक्साइटमेंट में आर्थर से उसकी मैना कोर की स्टेज के बारे में पूछता है। वो बताता है कि आर्थर के जाने के बाद उसने हेल्स्टिया ऑक्शन हाउस में गार्ड इंस्ट्रक्टर की जॉब ज्वाइन की और 2 साल पहले ही उसकी कोर डार्क ऑरेंज स्टेज में एंटर कर चुकी है। रेनॉल्ड्स शो ऑफ कर रहा था पर जब आर्थर बताता है कि उसकी कोर अभी लाइट रेड स्टेज पर है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लाइट रेड और डार्क ऑरेंज में बस एक ही लेवल का अंतर है। उसे आर्थर पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो उसे तुरंत बैकयार्ड में फाइट करने को कहता है। तभी रेनॉल्ड्स का फ्रेंड और उसकी फैमिली भी वहाँ आ जाते हैं। ये हेल्स्टिया फैमिली है जिन्होंने आर्थर फैमिली की बुरे वक्त में हेल्प की थी। हेल्स्टिया फैमिली के ज़ायरस सिटी में ऑक्शन हाउसेस हैं जिसकी वजह से उनकी वहाँ काफी इज्जत और जान पहचान है। उनकी बेटी का नाम लिलिया है जो आर्थर की एज की है।
रेनॉल्ड्स के फ्रेंड विंसेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्थर, जो अभी बस 8 साल का है, उसकी ना ही केवल कोर अवेकनिंग हो चुकी है बल्कि वो ऑलरेडी 3 स्टेज क्रॉस भी कर चुका है। फाइट शुरू होने वाली है। दोनों अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए उत्सुक हैं। आर्थर तेजी से रेनॉल्ड्स की तरफ आता है और उसे पंच करता है, पर रेनॉल्ड्स ब्लॉक कर उसे पकड़ लेता है। आर्थर खुद को फ्री कर रेनॉल्ड्स को दूर फेंकता है, पर वो बैलेंस बना लेता है। रेनॉल्ड्स सीरियसली फाइट करने वाला है और फायर एलिमेंट को मैनिफेस्ट कर लेता है। हम जान पाते हैं कि इस दुनिया में मैजिशियंस में बचपन से ही किसी न किसी एलिमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। कोई फायर बेहतर कंट्रोल कर पाता है तो कोई वाटर। कॉन्जूरर्स जहां डायरेक्टली एलिमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, वहीं ऑगमेंटर्स के लिए ये मुश्किल है और एक सर्टेन कोर लेवल पर पहुंचने के बाद ही वो एक्चुअल एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए रेनॉल्ड्स को इतना टाइम लग गया फायर एलिमेंट पर काबू पाने के लिए। पर आर्थर के साथ ऐसा नहीं था। अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज की वजह से इस दुनिया में उसके पास बहुत एडवांटेजेस थे। उसकी फायर एलिमेंट पर मास्टरी थी और अब वो लाइटनिंग को कंट्रोल कर रहा था, जो फायर का एडवांस्ड फॉर्म है। सभी लोग समझ जाते हैं कि आर्थर एक डिविएंट है। फाइट आगे बढ़ती है। एक फाइनल क्लैश हुआ जिससे बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वो एक दूसरे को क्रिटिकली हिट करने वाले थे, पर तभी वो रुक कर हंसने लगते हैं। रेनॉल्ड्स आर्थर को गले लगाता है क्योंकि उससे अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। ये सब देख विंसेंट का सर चकरा रहा था। डिनर टेबल पर सब आर्थर के टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं। विंसेंट रेनॉल्ड्स से आर्थर का जायरस एकेडमी में एडमिशन करवाने को कहता है। जायरस एकेडमी वहाँ पर हॉगवर्ट्स जैसा है। विंसेंट की जायरस एकेडमी के डायरेक्टर से जान पहचान है, तो वो आर्थर का एडमिशन कराने में हेल्प कर सकता है। विंसेंट हमारे उन रिश्तेदारों की तरह है जिन्हें बिना मतलब दूसरे बच्चों के फ्यूचर की चिंता सताती है। पर आर्थर कहता है कि वो इतने सालों बाद अपनी फैमिली से मिला है, तो वो उन्हें छोड़ अभी किसी एकेडमी में नहीं जाना चाहता। एकेडमी की बात सुन लिलिया कुछ परेशान नजर आती है। विंसेंट और उसकी वाइफ मैजिशियन नहीं है, पर उनकी एक ही विश है कि लिलिया की अवेकनिंग हो, जिससे वो भी जायरस एकेडमी जा पाए। इस सब का उस पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि अगर पेरेंट्स मैजिशियन नहीं है तो बच्चे की अवेकनिंग होना बहुत ही रेयर माना जाता है। अगले दिन आर्थर अपनी फैमिली के साथ सिटी घूमने जाता है। वहाँ उसे बीस्ट कोर दिखती है, जिसके बारे में वो विंसेंट की वाइफ से पूछता है। वो बताती है कि बीस्ट कोर मैन ऑफ बीस्ट से निकाले जाते हैं। इन कोर से मैजिशियंस को पावर बूस्ट मिलता है। कई बार इन कोर्स में बीस्ट विल भी होती है। मैजिशियंस इन कोर पर हजारों लाखों गोल्ड खर्च करने को तैयार रहते हैं। आर्थर की सूरत रंगत बदल जाती है। वो वापस घर जा रहा था, तभी किसी की नजर उसके ड्रैगन पर पड़ती है। आर्थर घर पहुंच चुका है, जहां विंसेंट उसे किसी से मिलवाना चाहता है। आर्थर से मिलने जायरस एकेडमी की डायरेक्टर सिंथिया आई हैं। जायरस एकेडमी एक एलीट इंस्टीट्यूशन है, जहां जाने का सपना हर मैजिशियन देखता है। उस एकेडमी के एल्यूमिनाई बड़े बड़े गिल्ड मेंबर्स, लीडर्स और रॉयल नाइट्स हैं। जिसने भी इस दुनिया में कुछ इम्पैक्ट डाला है, उसका जायरस एकेडमी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सिंथिया एक खुली जगह पर जाना चाहती है क्योंकि वो आर्थर का टेस्ट लेना चाहती थी। रेनॉल्ड्स की फाइट के बाद विंसेंट ने घर के बाहर एक एरिना तैयार करवा दिया था। सिंथिया आर्थर से कहती है कि वो होप करती है विंसेंट ने उसे जो भी बताया है वो सब सच हो और उसे आर्थर का असली पोटेंशियल देखने को मिले। विंसेंट ने सिंथिया को ये नहीं बताया था कि आर्थर फायर और लाइटनिंग एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। सिंथिया आर्थर का बिहेवियर देख समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना शांत कैसे है। आगे हमें पता चलता है कि आर्थर जब वेरियन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो सबसे पहले उसने फायर और वाटर एलिमेंट पर कंट्रोल पाया, पर प्रीवियस लाइफ की नॉलेज की वजह से जल्दी ही उसने अर्थ और विंड एलिमेंट्स को भी कंट्रोल करना सीख लिया। फाइट शुरू हुई और आर्थर ने अर्थ मैजिक से एरिना डिस्ट्रॉय कर दिया और टूटे हुए पत्थरों को विंड मैजिक से पिक किया। सिंथिया ने भी विंड मैजिक से बैरियर बना लिया और एक भी पत्थर उसे छू न सका। आर्थर भी विंड मैजिक का यूज कर सिंथिया का बैरियर डिस्ट्रॉय करने जाता है। वो उस तक पहुंचने ही वाला था, पर सिंथिया उसे रिपेल कर देती है। सिंथिया की पावर्स के आगे उसका हर मूव नाकाम हो रहा था। सिंथिया स्पेल कास्ट कर टॉर्नेडोज बनाती है और उनसे आर्थर पर अटैक करती है। आर्थर बड़ी मुश्किल से उन्हें डॉज कर पाता है। सिंथिया आर्थर की पावर्स और स्किल से इम्प्रेस्ड है, पर वो उसका फाइनल
फाइनल टेस्ट लेती है जिसमें उसे साउंड मैजिक को सरवाइव करना था। आर्थर ऐसा करने में कामयाब होता है और हमें पता चलता है कि सिंथिया भी एक डिविएंट है। आर्थर के स्किल्स को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रेनॉल्ड्स आर्थर से पूछता है कि वो विंड और अर्थ मैजिक यूज करना कब से जानता है। सिंथिया को ये सवाल समझ नहीं आया। विंसेंट बताता है कि कल आर्थर ने फायर और लाइटनिंग मैजिक यूज किया था और वो यही दिखाने सिंथिया को वहाँ लाया था। सिंथिया को यकीन नहीं हुआ कि आर्थर 3 एलिमेंट्स और एक डिविएंट एलिमेंट को यूज करने में सक्षम है, जिस पर आर्थर रिवील करता है कि वो वाटर एलिमेंट भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब वो चारों बेसिक एलिमेंट्स और एक डिविएंट एलिमेंट को यूज करने के काबिल है। ये जानकर सिंथिया लड़खड़ाने लगी। आर्थर सबसे सच छुपाने के लिए माफी मांगता है। सिंथिया उसके पास जाती है और एक साउंड बैरियर बनाती है। इस बैरियर में वो जो भी बात करेंगे उसे कोई और सुन नहीं पाएगा। वो आर्थर से उसे अपने मन की बात बताने को कहती है। आर्थर सिंथिया से कहता है कि उसने उसे अपनी सारी एबिलिटीज इसलिए दिखाई क्योंकि उसके पास ऐसी 2 चीजें हैं जो वो चाहता है, पावर और इन्फ्लुएंस। वो चाहता है कि जब तक वो स्ट्रॉन्ग न बन जाए तब तक सिंथिया उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, जिसके बदले वो अकेडमी ज्वाइन करेगा और जीवन भर उसे अपना शुभचिंतक भी मानेगा। सिंथिया को ये एक तरफा सौदा लगा। आर्थर कहता है कि सिंथिया उसका पोटेंशियल जानती है, पर वो एक नॉर्मल एज का होने पर ही अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, यानी 3 साल बाद। सिंथिया पूछती है कि आर्थर तब तक क्या करेगा, जिस पर वो बताता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है। घर में जब ये बात पता चली तो एलिस आर्थर पर भड़क गई। वो नहीं चाहती थी कि आर्थर एडवेंचरर बने, पर वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो 3 साल के लिए जाना चाहता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पे हम जान पाते हैं कि आर्थर को एडवेंचरर बनने की परमिशन मिल गई है, पर इसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। पहले उसे अपने बर्थडे तक रुकना पड़ेगा, जो अब से 3 महीने बाद है। दूसरा, मिशंस में उसके साथ हमेशा एक गार्ड रहेगा। तीसरा, उसे हर 2 महीने में एक बार घर वापस आना होगा। रेनॉल्ड्स को आइडिया आता है कि ट्विन हॉर्न्स अगले 2 महीनों में एक डंजन एक्सपीडिशन से वापस आ जाएंगे और उनमें से कोई एक आर्थर के साथ उसके मिशंस पर जा सकेगा। अगले दिन सभी लेडीज शॉपिंग करने जाती हैं। शैडोज में से कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। वो अपने साथी से मिल उनके सुपीरियर सेबेस्टियन को इन्फॉर्म करने को कहता है कि आज वो लड़का और मैना बीस्ट वहाँ नहीं आए और कुछ ही दिनों में हेल्स्टिया ऑक्शन हाउस की 10th एनिवर्सरी है, जहाँ वो जरूर आएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्थर विंसेंट से मिलने आता है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। दोनों आमने सामने बैठे हैं और विंसेंट को लग ही नहीं रहा था कि आर्थर एक 8 साल का बच्चा है। उसकी प्रेजेंस से ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ ह्यूमन किंगडम सैपिन का किंग बैठा है। आर्थर विंसेंट से उसके लिए कुछ आइटम्स का इंतजाम करने को कहता है। वो बताता है कि उसे एक प्रोटेक्टिव क्लोक, उसके साइज के हिसाब से स्वॉर्ड और एक वॉइस चेंजिंग मास्क की जरूरत है। आर्थर विंसेंट के पास आया था क्योंकि उसका ऑक्शन हाउस है। इन चीजों का इंतजाम करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आर्थर कहता है कि उसके पास ये सब खरीदने के पैसे नहीं है, पर एक तरीका है जिससे वो उनकी हेल्प करना चाहता है। आर्थर उसे बताता है कि उसने एक मेथड डिस्कवर किया है जिससे वो अपनी बहन की अवेकनिंग समय से पहले कर सकेगा। वो लिलिया के लिए भी ऐसा करना चाहता है जिससे उसकी अवेकनिंग हो जाएगी और वो भी जायरस एकेडमी ज्वाइन कर सकेगी। लिलिया की मॉम को अवेकनिंग वाली बात जानकर गुस्सा आ गया क्योंकि उसे लगा कि वो लिलिया का मजाक उड़ा रहा था, पर आर्थर कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और उनके सामने ही और अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू कर देता है। वो अपनी बहन और लिलिया को एक स्पेशल ब्रीदिंग प्रोसेस समझाता है और उन्हें उसे फॉलो करने को कहता है। किसी को भी आर्थर पर विश्वास नहीं था। तभी आर्थर अपना मैना उन दोनों में फ्लो कराता है, जिससे उन्हें छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। आर्थर उन्हें पार्टिकल्स को इकट्ठा कर सेंटर में लाने के लिए कहता है, पर ये प्रोसेस इतना इजी नहीं था और इसमें कई दिन लगने वाले थे। ये सब देखकर लिलिया की माँ आर्थर से उस पर शक करने के लिए माफी मांगती है और ये जानकर कि उनकी बेटी भी जायरस एकेडमी जा पाएगी, खुशी से उनके परिवार के आंसू नहीं रुक रहे थे। अगले दिन से आर्थर का सारा टाइम ट्रेनिंग और कोर अवेकनिंग में जाने लगा और 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। ट्विन हॉर्न्स के आने का समय भी हो चुका था। आर्थर उनका वेट कर रहा है और उसके साथ सिल्वी भी है, जो काफी ग्रो कर चुकी है। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले एंजेला ने उसे गले लगा लिया। डर्डन भी आर्थर को देख अपने आंसू नहीं रोक पाया। बाकी लोग भी आर्थर से मिलकर खुश हैं, पर जैस्मिन, जो आर्थर के सबसे करीब है, उसे देख बहुत इमोशनल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि हेल्स्टिया हाउस की 10th एनिवर्सरी आ चुकी है और विंसेंट रिवील करता है कि आर्थर ने उससे स्वॉर्ड की मांग की है
रेनॉल्ड्स बताता है कि उसने आर्थर को केवल एक वुडन स्वॉर्ड लाकर दी थी और बाकी सब उसने खुद ही सीखा है। विंसेंट को यकीन नहीं होता, पर रेनॉल्ड्स आगे बताता है कि जब वो आर्थर से फाइट करता है तो उसे एक अलग प्रेशर फील होता है और आर्थर ऐसे फाइट करता है जैसे उसके पास बहुत सालों का बैटल एक्सपीरियंस हो। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग हेल्स्टिया ऑक्शन हाउस के लिए निकल पड़ते हैं और जैसा सुना था, हेल्स्टिया ऑक्शन हाउस उतना ही मैजेस्टिक है। 10th एनिवर्सरी एक ऐसा इवेंट है जिसका नोबल्स और एडवेंचरर्स काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस इवेंट में कई प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स का ऑक्शन होता है। सीटिंग कैपेसिटी देखकर इनके ऑक्शंस की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्पेशल गेस्ट के लिए प्राइवेट रूम्स भी हैं और आर्थर हेल्स्टिया फैमिली के साथ वहीं से पूरा ऑक्शन विटनेस करेगा। धीरे धीरे ऑक्शन हाउस भरने लगा और एक सर्वेंट इन्फॉर्म करता है कि वीआईपी गेस्ट भी आ चुके हैं। वीआईपी गेस्ट ह्यूमन किंगडम के किंग ब्लेन, क्वीन प्रिसिला और उनके बच्चे प्रिंस कर्टिस और प्रिंसेस कैथलीन हैं। सभी लोग रॉयल्टी को ग्रीट करते हैं और विंसेंट उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है। क्वीन की नजर सिल्वी पर पड़ी और उसे वो मैना बीस्ट काफी क्यूट लगा। वो उसे ओबीडियंट बताती है, जिस पर आर्थर कहता है कि उनका रिलेशन मास्टर और बीस्ट का नहीं बल्कि एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है। म्यूचुअल अग्रीमेंट की बात सुनकर किंग का पर्सनल मैजिशियन सेबेस्टियन भड़क जाता है और सिल्वी को छूने की कोशिश करता है, पर किंग के मना करने पर वो उनसे माफी मांगता है। पर आर्थर को मैजिशियन से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। सेबेस्टियन वही मैजिशियन है जिसके अंडरलिंग्स आर्थर की फैमिली को ऑब्जर्व कर रहे थे। इवेंट एक्साइटमेंट के साथ शुरू होता है। विंसेंट बताता है कि उसने आर्थर के बताए बाकी सभी आइटम्स का इंतजाम कर लिया है, केवल स्वॉर्ड ही बची है जो आगे मिल जाएगी क्योंकि ऑक्शन अभी बस शुरू ही हुआ है। तभी उसने देखा कि सिल्वी वहाँ से गायब है। वो उसे ढूंढने लगा, पर तभी उसे सिल्वी की डरी सहमी हुई आवाज आई। वो देखता है कि सेबेस्टियन सिल्वी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो बहुत डरी हुई है। आर्थर ये देख खुद को कंट्रोल करता है और सिल्वी को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर सेबेस्टियन कहता है कि इतना स्पेशल बीस्ट एक कॉमनर के पास नहीं होना चाहिए और वो उसे हासिल कर ही लेगा। ये सुन आर्थर बेकाबू हो जाता है और सेबेस्टियन से उसके शब्दों को वापस दोहराने के लिए कहता है। दूसरी तरफ किंग और विंसेंट बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें आर्थर की ब्लड लस्ट फील होती है, जो इतनी पावरफुल थी कि उनका दम घुटने लगा और सभी लोग पैनिक करने लगे। उन्हें लगा कि कोई बहुत पावरफुल मैजिशियन उन पर अटैक करने आया है। आर्थर को रियलाइज हुआ कि उसने इतना कंट्रोल खो दिया था, तो वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है। रेनॉल्ड्स गार्ड्स के साथ बिल्डिंग को सर्च करता है और एक मामूली सा इंट्रूडर पकड़ा जाता है। किंग को लगा कि अब सब ठीक है। इवेंट आगे बढ़ता है और ऑक्शन के लिए एक मैना बीस्ट वर्ल्ड लायन को प्रेजेंट किया जाता है। बताया जा रहा था कि ये कोई मामूली बीस्ट नहीं है और इसमें आगे चलकर ए क्लास बीस्ट बनने का पोटेंशियल है। किंग सबसे ज्यादा बिड करके उस बीस्ट को अपने बेटे कर्टिस के लिए खरीद लेते हैं। ऑक्शन अब ओवर होने वाला है। तभी सेबेस्टियन उनके कान में कुछ विस्पर करता है और आर्थर को देख मुस्कुराता है। किंग बाकी सबके साथ बाहर आते हैं। माहौल शांत लग रहा था, पर किसी को भी नहीं पता था कि ये तूफान आने से पहले की शांति है। किंग कहता है कि सेबेस्टियन कई सालों से उनके लिए काम कर रहा है और वो उसे उसकी सर्विस का रिवॉर्ड देना चाहते हैं। सेबेस्टियन को आर्थर का मैना बीस्ट पसंद आ गया है और वो चाहते हैं कि बीस्ट उसे दे दिया जाए। रेनॉल्ड्स आर्थर का चेहरा देख समझ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि आर्थर के बीस्ट पर उसका और एलिस का कोई भी अधिकार नहीं है। किंग आर्थर को देखते हैं जो उनसे नजरें मिलाने से नहीं कतराता। वो उसे सिल्वी के बदले रॉयल स्वॉर्ड देने का ऑफर देते हैं, पर आर्थर पोलाइटली रिफ्यूज कर देता है। किंग एक और ऑफर देते हैं कि सिल्वी के बदले उसे कर्टिस का बीस्ट दे दिया जाएगा जो ऑक्शन में खरीदा गया है, पर आर्थर उन्हें दोबारा मना कर देता है। किंग का पेशेंस खत्म हो रहा था और वो एक और बार आर्थर से सिल्वी को देने के लिए कहते हैं। आर्थर थक चुका था और फाइनली किंग से पूछता है कि वो अपने बच्चों को कितने में बेचना चाहेंगे। आर्थर कहता है कि शायद किंग नहीं जानता कि वो किस चीज की मांग कर रहा है, तो उसका ये क्वेश्चन शायद उस समझने में मदद करेगा। ये सुन वहाँ पे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नाइट आर्थर पर अटैक करने आता है, पर आर्थर उसे इजीली डॉज कर एक ही पंच से उसका काम तमाम कर देता है। सेबेस्टियन उस पर अपनी मैजिक स्पेल से अटैक करता है, पर तभी वहाँ टाइम फ्रीज हो जाता है। अब जो भी होता उसे केवल सेबेस्टियन और आर्थर ही देख और सुन पाते। सेबेस्टियन अपना मैजिक भी यूज नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं कि आर्थर अपनी बीस्ट विल को एक्टिवेट कर चुका है। इस स्टेट में वो सेबेस्टियन जो कि रॉयल फैमिली का मैजिशियन है उससे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वो एक अटैक करता है जो इतना फास्ट था कि सेबेस्टियन को रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब उसका पैर टूट चुका था। सेबेस्टियन
किंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो सब वहाँ खड़े क्यों हैं और उसे क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। वो आर्थर से कहता है कि वो किंग के पर्सनल मैजिशियन के साथ ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर आर्थर उसे उसकी औकात याद दिलाता है कि वो बस एक मामूली से किंग का पर्सनल मैजिशियन ही है। आर्थर की स्पेल ओवर हुई और वो ऐसा शो करता है जैसे गार्ड के अटैक की वजह से वो गिर गया हो, पर ड्रैगन विल को यूज करने की वजह से वो सच में बेहोश हो गया था। रॉयल मैजिशियन की हालत देख वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हुआ क्या, पर एक चीज जो हम समझ पाते हैं वो ये कि कैसे एक इंसान का लालच उसके साथ उससे जुड़े लोगों की जिंदगी भी दुखों से भर देता है। और हम तूफान के बाद हुई तबाही का नजारा देखते हैं। आर्थर को जब होश आया तो वो खुद को अपने रूम में पाता है। उसे याद आया कि ड्रैगन विल के एक्वायर फेस को यूज करने की वजह से उसने टाइम को फ्रीज कर दिया था। इस एबिलिटी को स्टैटिक वॉइड कहा जाता है। तभी उसकी मॉम वहां आती हैं, जो उसे होश में देख चिंता मुक्त हो जाती हैं। आर्थर 8 घंटे से बेहोश था और ये जानकर कि किंग का रिप्रेजेंटेटिव अभी उसके फादर रेनॉल्ड्स से डिस्कशन कर रहा है, वो भी वहां चला जाता है। आर्थर को देख रेनॉल्ड्स बताता है कि किंग ने रिप्रेजेंटेटिव से कुछ गोल्ड कॉइन्स भिजवाकर इससे अपना माफीनामा बताया है और उनके बीच हुई फाइट को छोटा सा इंसिडेंट बताकर रफा दफा कर दिया है। रिप्रेजेंटेटिव आर्थर को पैसे देकर माफी मांगता है और आर्थर भी विक्टिम बनकर इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहता है। रिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्म करता है कि जिन गार्ड्स ने आर्थर पर अटैक किया था उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। आर्थर सेबेस्टियन के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और पूछने पर रिप्रेजेंटेटिव बताता है कि उसे भी पोजीशन से हटा दिया गया है और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जब सेबेस्टियन होश में आया तो उसने एक ही चीज की रट लगा रखी थी कि उसका ये हाल आर्थर ने किया है, पर किंग और बाकी सबको ऐसा लगता है कि फर्स्ट नाइट और सेबेस्टियन का मैना आपस में टकरा गया, जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ था। सब कुछ इतनी आसानी से ठीक होते देख आर्थर ने भी चैन की सांस ली। रिप्रेजेंटेटिव के जाने के बाद वो सारे पैसे रेनॉल्ड्स ने आर्थर को दे दिए, क्योंकि उसके एडवेंचरर बनने की जर्नी अब शुरू होने वाली थी। आर्थर भी इससे बहुत खुश है और वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ उसे एक पोटली दिखती है। इस पोटली में वो सारे आइटम्स हैं जो आर्थर ने विंसेंट से मंगवाए थे। आर्थर सोच रहा है कि फाइनली अब वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपनी पावर्स का पूरा यूज कर पाएगा। अगले दिन एक कैफे में आर्थर की फैमिली और ट्विन हॉर्न्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी रेनॉल्ड्स पूछता है कि उनमें से कौन आर्थर के साथ उसके मिशंस पर जाना चाहेगा। डर्डन आर्थर के साथ जाने को तैयार हो जाता है, पर जैस्मिन इंटरफेयर करती है क्योंकि वो आर्थर के साथ जाना चाहती थी। सबकी रजामंदी से जैस्मिन का आर्थर के साथ जाना तय हो जाता है। शाम को घर वापस आने पर आर्थर ऑक्शन हाउस जाना चाहता है क्योंकि अभी भी उसके पास स्वॉर्ड नहीं है। लास्ट टाइम वो स्वॉर्ड नहीं ले पाया था और इसीलिए वो रेनॉल्ड्स के साथ ऑक्शन हाउस चला जाता है। विंसेंट फैमिली उसे स्वस्थ देख बहुत खुश है। विंसेंट उसे ऑक्शन हाउस के शानदार वेपन रूम में ले जाता है, जहां हर तरह के वेपन्स उपलब्ध हैं। ये सब देख आर्थर की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो अलग अलग तरह की स्वॉर्ड्स को ट्राई करने लगता है। इतने सारे वेपन्स होने के बावजूद उसे कोई भी स्वॉर्ड पसंद नहीं आ रही थी। पर एक मिनट, सिल्वी कहाँ जा रही है? आर्थर स्वॉर्ड छोड़ कोई और वेपन लेने की सोच रहा था कि तभी सिल्वी को कुछ मिला। वो एक लकड़ी के बॉक्स को खींचकर बाहर लाती है, जिसे उठाने पर आर्थर को ऐसा लगा जैसे उसने स्वॉर्ड पकड़ी हो। आर्थर उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो बॉक्स को खोल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि शायद मैना यूज करके वो बॉक्स को खोल पाएगा, तो वो ट्राई करता है, पर इस बार भी वो नाकाम हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका ध्यान अपने ड्रैगन फेदर पर जाता है। वो अपनी ड्रैगन विल को एक्टिवेट कर एक और बार कोशिश करता है। तभी कुछ खुलने की आवाज आई। हम देखते हैं कि उस बॉक्स में से एक बहुत ही चमकदार क्रिस्टल क्लियर ब्लू स्वॉर्ड निकलती है, जिसकी सुंदरता देख लग ही नहीं रहा था कि वो एक वेपन है। आर्थर उसे यूज करता है, पर उस स्वॉर्ड के वेट की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके एक ही अटैक से वहाँ रखा कंटेनर क्रैक हो जाता है। आर्थर देखता है कि स्वॉर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, डॉन्स बैलेट WK4। ये पढ़ते ही आर्थर को स्वॉर्ड से झटका लगा और जब उसने दोबारा उसे उठाया तो वो हैरान था, क्योंकि स्वॉर्ड ने उसके हिसाब से अपना वेट और बैलेंस चेंज कर लिया था। अब उस स्वॉर्ड को यूज करना आर्थर के लिए बेहद आसान है। अब
अपनी पिछली लाइफ में भी उसने कभी इतना बढ़िया वेपन यूज नहीं किया था जो उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकता था। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे वेपन्स बनते हैं जिनमें अपने मास्टर से कनेक्ट करने की एबिलिटी होती है। आर्थर ने पहली बार ऐसा वेपन देखा था और वो यही सोच रहा था कि आखिर WK4 है कौन। तभी रेनॉल्ड्स उसे लेने आ जाता है। आर्थर उन्हें ये स्वॉर्ड नहीं दिखाना चाहता था तो उन्हें धोखा देने के लिए एक सिंपल सी स्वॉर्ड उठा लेता है। रेनॉल्ड्स की नजर आर्थर की स्टिक पर पड़ती है जिसे वो एक प्रैक्टिस टूल बताता है। विंसेंट के पूछने पर उसका मैनेजर बताता है कि इस स्टिक को एक पागल बूढ़े आदमी ने उनके मर्चेंट को दिया था और देते समय वो यही बड़बड़ा रहा था कि कोई भी इसे यूज करने के काबिल नहीं है। पर आर्थर के प्यार से मांगने पर वो उसे स्टिक दे देता है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर का बर्थडे आ गया है और वो 9 साल का हो चुका है। आर्थर को कई स्पेशल गिफ्ट्स भी मिले हैं। उसके पेरेंट्स ने उसे हीलिंग ग्लव्स दिए हैं जिसमें 3 जेम्स हैं जो उसे 3 बार हील कर सकते हैं। विंसेंट आर्थर को 2 रिंग्स देता है। एक रिंग आर्थर के लिए है और एक उसकी मॉम के लिए। इस रिंग को पहनने के बाद जब भी आर्थर का मैना डेंजर लेवल तक ड्रॉप करेगा तो इसकी खबर उसकी मॉम को हो जाएगी। पर ये रिंग आर्थर के लिए 2 धारी तलवार का काम कर रही थी। जहां एक तरफ वो उसके पेरेंट्स को उसकी टेंशन से आजाद कर सकती है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें हमेशा उसके लिए चिंतित भी कर सकती है। सेलिब्रेशंस ओवर हुई और आर्थर सोच रहा है कि अब उसके पास एक फैमिली और ऐसे लोग हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं। वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है जिसके लिए उसे पावरफुल बनना होगा। अगले दिन फाइनली आर्थर का घर से जाने का समय आ चुका था। घर के बाहर जैस्मिन वेट कर रही थी और हम देखते हैं कि आर्थर के एडवेंचरर बनने का सफर शुरू हो चुका है। वो दोनों जायरस एडवेंचरर गिल्ड पहुंच चुके हैं जो कि एक बहुत बिजी जगह लग रही थी। रिसेप्शन पर जैस्मिन बताती है कि वो आर्थर को रैंक एग्जामिनेशन के लिए स्पॉन्सर करना चाहती है। न्यूबी एडवेंचरर्स को एग्जाम के लिए लाइन में लगना पड़ता है पर अगर कोई हाई रैंक एडवेंचरर उन्हें स्पॉन्सर करे तो वो बिना लाइन में लगे सीधे एग्जाम के लिए जा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक स्पेशल रूम में लेके जा रही थी। जिस रूम में वो गए थे वो ब्रांच हेड कैस्पियन का ऑफिस है। वो जैस्मिन को अच्छी तरह जानता है। कैस्पियन उससे उसकी फैमिली और फादर के बारे में पूछता है जिससे जैस्मिन अनकंफर्टेबल हो जाती है। कैस्पियन आर्थर से उसका नाम पूछ लेता है। आर्थर अपना रियल नेम रिवील नहीं करना चाहता था और क्योंकि उसके मास्क पर म्यूजिक जैसा डिजाइन है तो वो अपना नाम नोट बताता है। हाथ मिलाते ही दोनों को एक दूसरे की पावर्स का अंदाजा हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें एग्जामिनेशन हॉल का रास्ता दिखाती है और हम एक मैग्निफिसेंट एग्जामिनेशन हॉल देखते हैं जहां एडवेंचरर्स का एग्जाम चल रहा है। एक एडवेंचरर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसे D क्लास रैंक दी जाती है। एक दूसरी एडवेंचरर एग्जाम के लिए आते वक्त सीढ़ियों से गिर जाती है। ये देख एक एरोगेंट लड़का कहता है इसका बैलेंस देखकर ही इसे E क्लास रैंक दे देनी चाहिए। अगले एडवेंचरर एलिजा नाइट का नाम बुलाया जाता है पर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे बिना एग्जाम दिए ही सीधे B क्लास एडवेंचरर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद उसी एरोगेंट लड़के की बारी है। उसका नाम लूकस है। वो कहता है कि उसे भी एग्जाम स्किप कर सीधे A रैंक दे देनी चाहिए। लूकस 11 साल का लाइट ऑरेंज स्टेज कॉन्जुरर है जो फायर एलिमेंट का महारथी है। उसके स्टैट्स आर्थर को भी काफी इम्प्रेसिव लगे पर उसका बिहेवियर देख एग्जामिनर को गुस्सा आ रहा था। लूकस का एग्जाम शुरू होता है और वो अपनी पावर से एक प्रोटेक्टर बना लेता है जिससे वो एग्जामिनर पर अटैक करता है पर आखिर में एग्जामिनर ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। एग्जाम ओवर होने के बाद भी उसने एग्जामिनर पर पीछे से अटैक किया। तभी दूसरे एग्जामिनर ने इंटरफेयर कर उसका अटैक रोक दिया। लूकस अपने एग्जामिनर से बहस करने लगा क्योंकि उसे B रैंक दी गई थी। वो गुस्से से पागल हो रहा था और उन्हें अपने पापा का रौब दिखाने लगता है। आखिरकार नोट का नाम पुकारा गया और आर्थर की बारी आ चुकी थी। उसके एरिना में आते ही एग्जामिनर एक प्रेशर फील करता है जैसे उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा हो। एग्जाम शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाता है। हम देखते हैं कि ब्रांच हेड कैस्पियन वहां आ चुका है और हमें पता चलता है कि कैस्पियन जो एक AA क्लास एडवेंचरर है वो पर्सनली आर्थर का एग्जाम लेना चाहता है। कैस्पियन स्टार्टिंग से ही कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। आर्थर के लिए उसका सामना कर पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी छोटी है और भले ही उसने कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न की हो
पर अभी भी वो अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी एग्जाम का लेवल 10 गुना बढ़ जाता है क्योंकि कैस्पियन मैना यूज करना शुरू कर देता है। गर्म बर्तन को हाथ लगाने पर जितनी तेजी से हम हाथ हटाते हैं उतनी ही तेजी से कैस्पियन को देख आर्थर की बॉडी अपने आप ही उससे दूर भागने लगती है। कैस्पियन मैना से विंड बुलेट्स बनाकर आर्थर पर अटैक करता है। आर्थर भी अपने फायर मैजिक से कैस्पियन के विंड मैजिक का जवाब दे रहा था। अब ये कोई एग्जाम नहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था मानो दो मॉन्स्टर्स को लड़ने की पूरी छूट मिल गई हो। तभी कैस्पियन अपनी पावर से आर्थर को दूर फेंक देता है। आर्थर समझ गया कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो अपनी बाकी पावर्स भी रिवील कर लाइटनिंग मैजिक से कैस्पियन का सामना करने को तैयार हो जाता है कि तभी एग्जाम खत्म हो गया। कैस्पियन आक्रामक होने के लिए माफी मांगता है। वो आर्थर का मन पढ़ लेता है कि उसने आखिर तक अपनी एबिलिटीज को छुपाकर इसलिए रखा क्योंकि वो एक लोअर रैंक चाहता है, और इसी के साथ आर्थर को भी एक बी रैंक एडवेंचरर घोषित कर दिया जाता है। आर्थर की परफॉर्मेंस से घबराए हुए ट्रेनर्स कैस्पियन के ऑफिस में आते हैं क्योंकि इस बार बी रैंक कैंडिडेट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। कैस्पियन बताता है कि कुछ हफ्तों पहले डॉर्स और एल्व्स पर से लाइसेंस्ड एडवेंचरर बनने का बैन हटा दिया गया था, जिसकी वजह से बाकी रेसेस के बच्चे भी किंगडम में एडवेंचरर बनने के लिए आने लगे हैं। और इन नए पावरफुल एडवेंचरर्स के साथ एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ हम टेसिया को देखते हैं। ग्रैंडपा विरियन उसे एक खुशखबरी देने आते हैं कि फ्यूचर में वो आर्थर के साथ सेम स्कूल अटेंड कर पाएगी। विरियन और जायरस एकेडमी की डायरेक्टर सिंथिया काफी अच्छे दोस्त हैं और हमें पता चलता है कि जब तक आर्थर एडवेंचरर बन एकेडमी जाएगा तब तक टेसिया उसकी सीनियर होगी। आगे हम देखते हैं कि आर्थर को फाइनली एडवेंचरर लाइसेंस मिल चुका है। आर्थर और जैस्मिन पैकिंग कर एक नई जर्नी पर जाने को तैयार है। वो एक पोर्टल के सामने है जिसे क्रॉस कर वो बीस्ट फॉरेस्ट में आ जाते हैं। ये फॉरेस्ट नेचुरल मैना से भरा हुआ है। यहाँ कई तरह के बीस्ट हैं जिन्हें देख सिल्वी को भूख लग जाती है। वो सिल्वी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और इसीलिए उसे फ्री छोड़ देता है। यहाँ से आर्थर और सिल्वी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आर्थर और जैस्मिन कैंपिंग कर रहे हैं, जहाँ आर्थर जैस्मिन से पूछता है कि उसने एडवेंचरर का प्रोफेशन क्यों चूज किया। ये सुन जैस्मिन थोड़ा उदास हो जाती है और बताती है कि वो अपनी फैमिली से दूर जाना चाहती थी। फ्लेम्सवर्थ हाउस अपने फायर मैजिशियंस के लिए फेमस है। उसकी फैमिली में कई फायर मैजिशियंस जन्मे हैं, इसीलिए उसकी फैमिली की बहुत इज्जत है। जब जैस्मिन का जन्म हुआ तो उससे भी फायर मैजिशियन बनने की एक्सपेक्टेशंस थी, पर क्योंकि उसके पास विंड मैजिक की पावर्स हैं, तो उसकी फैमिली में उसे नकारा समझा जाने लगा। अगले दिन जैस्मिन आर्थर से कॉम्बैट प्रैक्टिस करने को कहती है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे आर्थर अपने अटैक्स को सोच तो लेता है पर उन्हें एग्जीक्यूट करने में उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। जैस्मिन उसे बिना मैना यूज किए केवल फिजिकल अटैक्स करने को कहती है। हैरानी की बात यह है कि वो आर्थर से उसकी दूसरी स्वॉर्ड यूज करने को कहती है। फाइट शुरू हुई और जिस बात का डर था वही हुआ। आर्थर फिजिकल फाइट में कमजोर हो गया था। वो जब से इस वर्ल्ड में आया है तब से उसने केवल मैजिक पावर्स पर फोकस किया है, जिसकी वजह से वो जैस्मिन से हार गया। आर्थर कहता है कि अपनी स्वॉर्ड को मास्टर करने के लिए उसे बस 2 साल का वक्त और चाहिए। 2 साल बाद एक कैफे में हम कुछ लोगों को बात करते देख रहे हैं। एक अफवाह आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी है कि जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ के साथ एक मास्क पहना हुआ तलवारबाज ट्रैवल कर रहा है। लोग उस तलवारबाज को जैस्मिन का डिसाइपल बता रहे हैं। उसे मैजिक यूज करना नहीं आता, पर अपने स्वॉर्ड स्किल्स से ही उसने अकेले एक पूरे डंजन को क्लियर कर दिया था। पर ये अफवाहें कुछ लोगों के लिए हकीकत है तो कुछ के लिए फसाना। तभी कैफे का दरवाजा खुलता है और हम 2 साल बाद आर्थर को देखते हैं। एक सीनियर एडवेंचरर दबंगई दिखाने आर्थर के पास जाता है, पर आर्थर उसे इग्नोर कर देता है। यह देख उसे गुस्सा आ गया और उसने आर्थर पर अटैक कर दिया, पर आर्थर उसके सारे अटैक्स को बड़े आराम से डॉज कर लेता है और एक ही अटैक से उस सीनियर की उंगलियां काट देता है। आर्थर उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई और सेवा की जाए, जिस पर सबके मन में डर बैठ जाता है। बाहर आने पर वो जैस्मिन से कहता है कि सब ठीक है और वो दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आर्थर काफी टाइम से घर नहीं जा पाया है और इसी बीच लिलिया की अवेकनिंग हो चुकी है और वो जल्द ही जायरस एकेडमी ज्वाइन कर लेगी, जहां वो आर्थर की सीनियर होगी। आर्थर
लाइट ऑरेंज स्टेज को क्रॉस कर चुका है और ये उसकी लास्ट डंजन ट्रिप होगी। वो दोनों डंजन पहुंच चुके हैं जहां उन्हें कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं। इस डंजन ट्रिप में उनके साथ एलाइजा और लूकस भी होंगे जो आर्थर की तरह ही ए क्लास एडवेंचरर बन चुके हैं। उनकी टीम का लीडर भी जैस्मिन की तरह डबल ए क्लास एडवेंचरर है। टीम तैयार है और सभी डंजन में एंटर करते हैं। वो लोग डंजन के फर्स्ट लेवल पे हैं, पर हैरानी की बात यह है कि वहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी उनका ध्यान ऊपर जाता है जहाँ पर बहुत से बैट मॉन्स्टर्स हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग उनसे फाइट कर रहे होते हैं, पर लीडर उन्हें अपना मैना और स्टैमिना बचाने को कहता है क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को मारने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स असल में ज़ॉम्बीज हैं जो मरने के बाद भी अटैक कर सकते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और डंजन के सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लीडर उन्हें वार्न करता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डंजन और भी ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। टीम डंजन एक्सप्लोर कर ही रही थी कि तभी एक मेंबर पर अटैक हुआ जिससे आर्थर उसे बचा लेता है। सबको लगा कि ये कोई ट्रैप होगा, पर असल में ये एक मैना बीस्ट का अटैक था। और तभी जमीन में से एक मॉन्स्टर निकलता है जिससे बचने के लिए टीम बैरियर बना लेती है। उन्हें लगा कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करेगा, पर वो वापस जमीन के नीचे चला जाता है। यह देख उनमें से एक एडवेंचरर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और लड़की के सामने शो ऑफ करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी जमीन में कुछ हलचल हुई। वहाँ एक हीट एक्सप्लोजन होता है जिसमें वो एडवेंचरर समा जाता है। एक्सप्लोजन खत्म होते ही सबके मुंह पर मातम और डर छा गया था क्योंकि उनका एक साथी स्केलेटन में तब्दील हो चुका था कि तभी वो जगह हिलने लगी। सभी लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, पर लूकस अपना बैलेंस खो देता है। आर्थर मैजिक से उसे एक्सप्लोजन से बचा लेता है। एक्सप्लोजन खत्म हुआ और हम देखते हैं कि एक टीम मेंबर को लीडर ने बचा लिया था, पर इसमें वो अपना हाथ खो चुका था। लीडर की वार्निंग सच होती नजर आ रही है और डंजन वाकई में खतरनाक होता जा रहा था। टीम लीडर को अर्जेंट ट्रीटमेंट देकर किसी तरह उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है। उसका ये हाल होने पर भी लूकस अपनी नाकामयाबी का गुस्सा उस पर निकाल रहा था। लीडर और उसमें बहस हो जाती है और आर्थर को इंटरफेयर करना पड़ता है। आर्थर कहता है सच तो ये है कि इस समय लूकस उनकी टीम पर बस एक बोझ है। लीडर आर्थर से कहता है कि ये शायद उसकी लाइफ का आखिरी मिशन हो, तो इसलिए वो इस मिशन को पूरा करना चाहता है और इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। लीडर आर्थर को टीम की कमांड सौंपता है क्योंकि उन सब में वो सबसे ज्यादा शांत है। सभी लोग इससे राजी हैं और वो डंजन में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलते ही वो देखते हैं कि उनका रास्ता एक दीवार से ब्लॉक्ड है। इस डंजन में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। जो मॉन्स्टर्स पहले कभी यहाँ थे ही नहीं, ये डंजन उनका घर बन चुका है। जो रास्ते पहले खुले थे वो भी अब ब्लॉक्ड हो चुके हैं। उनमें से एक अपनी पूरी पावर से उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है, पर उस दीवार पर एक क्रैक भी नहीं आता। उसके साथ जैस्मिन भी कोशिश करती है और उनके कंबाइंड अटैक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके साथ ही वो दीवार भी टूट जाती है। पर दीवार के उस पार उन्होंने जो देखा उसका विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि डंजन के उस पार एक अलग ही दुनिया बसी थी। वहाँ की हरियाली और शांति देख वो लोग ब्रेक लेने की सोचते हैं, पर आर्थर मना कर देता है क्योंकि एक अजीब सी चिंता उसे खाए जा रही थी और उसे वो जगह सेफ नहीं लग रही थी। वहाँ कोहरा छाया हुआ था और एक एडवेंचरर को उसी कोहरे में अपनी गर्लफ्रेंड दिखने लगती है, जिसे पुकारते हुए वो भागता है और कोहरे में खो जाता है। सभी समझ जाते हैं कि इस कोहरे से उन्हें हेल्यूसिनेशन हो रहा है, क्योंकि उस एडवेंचरर की गर्लफ्रेंड की कई साल पहले ही एक डंजन में मौत हो चुकी थी। वो लोग उस कोहरे से बचने के लिए एक बैरियर बना लेते हैं। आर्थर के पूछने पर जैस्मिन बताती है कि वो विंड मैजिक से रास्ता बना सकती है, जिससे वो उस एडवेंचरर को ढूंढ पाएंगे। जैस्मिन के मैजिक यूज करते ही कोहरा छट जाता है और हम देखते हैं कि उनके सामने वाइन्स का एक जाल है जिस पर जैस्मिन के मैजिक का कोई भी असर नहीं हुआ था। आर्थर को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक उन वाइन्स पर उसका ध्यान क्यों नहीं गया। लूकस फायर मैजिक से उन वाइन्स में आग लगा देता है, पर आश्चर्य की बात यह है कि उन वाइन्स पर उसके मैजिक का भी कोई असर नहीं हुआ था। प्रीवियस लीडर इतनी बड़ी चुनौती देख अपना आपा खो बैठता है, जिसकी वजह से वो वाइन्स उसे पकड़ लेती हैं, पर आर्थर वक्त रहते ही उसे बचा लेता है। वो सभी लगातार उन वाइन्स पर अटैक कर रहे थे, पर उनके अटैक्स का कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था। आर्थर पीछे घूमकर टीम को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि वो सब डर से सहम चुके हैं। आर्थर ने जब सामने देखा तो उसकी भी जान गले में अटक गई, क्योंकि सामने एक बड़ा ही खतरनाक विशालकाय मॉन्स्टर है जो साक्षात मृत्यु के समान प्रतीत हो रहा था।
एक टीम मेंबर से हम जान पाते हैं कि ये मॉन्स्टर असल में एल्डरवुड गार्डियन है, जिसे उसने केवल किताबों में ही देखा था। ये एक एस क्लास मैना बीस्ट है जो फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। जो हंटर कोहरे में भागा था उसे गार्डियन ने पकड़कर अधमरा कर दिया था। अपने फ्रेंड को इस हालत में देख एक मेंबर गुस्से से बेकाबू हो गया। वो अपनी पूरी पावर इकट्ठा कर अपने गुस्से की आग में गार्डियन से फाइट करने चला जाता है। जैस्मिन आर्थर से भागने के लिए कहती है क्योंकि उसने उसकी फैमिली को उसकी सेफ्टी का प्रॉमिस किया था, पर आर्थर अपनी टीम को ऐसे छोड़ नहीं जाना चाहता था। आर्थर सबको लेकर एग्जिट की तरफ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि गार्डियन ने उस मेंबर को भी पकड़ लिया है। लूकस एग्जिट के पास है और ये रियलाइज करता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं था। वो एक रॉयल फैमिली वाइक्स हाउस का वंशज है, वही वाइक्स हाउस जिसने ह्यूमन किंगडम के बैटल्स में अपना योगदान दिया है। उसे अपना धर्म याद आ गया कि उसे जिंदा रहकर अभी अपने वंश को आगे बढ़ाना है। पर ये क्या, लूकस की छड़ी का डायरेक्शन तो आर्थर की तरफ ही है। लूकस आर्थर पर एक घातक फायर अटैक करता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। जैस्मिन जो आर्थर को बचाने के लिए भागी, उस पर भी लूकस ने अटैक कर दिया जिससे वो बेहोश हो जाती है। लूकस एलाइजा को चेतावनी देते हुए कहता है कि उसके लिए खुद की सेफ्टी सर्वोपरि है और यही उसका धर्म है। लूकस कहता है कि ये उन सभी के लिए गर्व की बात है कि उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से ही वो डंजन से जिंदा निकल पाएगा, और जब वो बाहर जाकर सबको उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में बताएगा तो उन लोगों का नाम इतिहास में जरूर अमर हो जाएगा। लूकस वहाँ से भागने लगता है, तभी गार्डियन एलाइजा पर अटैक कर देता है जिससे वो धराशाही हो जाता है। गार्डियन उस पर एक फाइनल अटैक करता है कि तभी उसके अटैक को कोई फायर मैजिक से ब्लॉक कर देता है। हम देखते हैं कि प्रीवियस लीडर ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो अकेले ही गार्डियन से फाइट करने लगता है। वो अपनी पूरी पावर से अटैक करता है जिससे गार्डियन की आधे से ज्यादा वाइन्स जल जाती हैं। उसे लगा कि वो जीत सकता है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। गार्डियन खुद को हील कर प्रीवियस लीडर को ऐसे देखता है कि मानो वो उसकी कमजोरी का मजाक बना रहा हो। अब लीडर की भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वो इस मौत के समुंदर में डूबना स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ आर्थर को भी होश आ चुका था। आर्थर बुरी हालत में है पर उसके हालात ज्यादा गंभीर हैं। वो सोचता है कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा है और उसे नहीं पता कि अब जो भी वो करने वाला है उसके बाद वो जिंदा बच भी पाएगा या नहीं। आगे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर अजीब से निशान आने लगे हैं। उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं और उसके बालों का रंग भी चेंज होने लगा है। आर्थर फाइनली ड्रैगन विल के सेकेंड फेज को एक्टिवेट कर चुका था। वो गार्डियन को बैटल के लिए ललकारता है और हम पहली बार गार्डियन की आंखों में डर देख सकते थे। एक आखिरी युद्ध का आरंभ हुआ और हम देखते हैं कि आर्थर आइस मैजिक का यूज कर गार्डियन को फ्रीज करने की कोशिश करता है। आइस मैजिक यूज कर पाने का मतलब है कि उसने एक और डिविएंट एलिमेंट पर कंट्रोल पा लिया था। बैटल धीरे धीरे और घमासान होती जा रही थी। एस क्लास बीस्ट को हराना इतना आसान भी नहीं था, पर आर्थर के पास टाइम कम था तो वो अपने पूरे मैना का यूज कर उस गार्डियन को फ्रीज कर देता है। वो फायर, आइस और लाइटनिंग मैजिक को कंबाइन कर ब्लैक लाइटनिंग क्रिएट करता है जिससे वो गार्डियन की फ्रोजन बॉडी पर अटैक करता है। इस अटैक से गार्डियन की बॉडी टुकड़ों में बिखर जाती है। आखिरकार मौत का तांडव खत्म होता है, पर अपना सारा मैना यूज करने की वजह से आर्थर वहीं बेहोश हो जाता है। जायरस सिटी में आर्थर की खुशहाल फैमिली पर भी चिंता और डर के बादल मंडराने लगे जब एलिस की रिंग आर्थर के लो मैना की तरफ इशारा करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर दर्द से तड़प रहा है। वो एलाइजा से उसके ग्लव्स का एक क्रिस्टल तोड़ने के लिए कहता है, जिसे तोड़ते ही उसकी बॉडी हील होने लगती है। एक और क्रिस्टल से जैस्मिन को भी हील किया जाता है। एलाइजा कहता है कि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मशहूर मास्टर स्वॉर्ड्समैन असल में उसी की एज का होगा। ये सुनकर आर्थर को रियलाइज हुआ कि उसका मास्क गिर चुका था। एलाइजा बताता है कि उसे उसका मास्क तो नहीं मिला, पर उसने उसकी स्वॉर्ड को संभाल कर रख लिया था। जैस्मिन बेहोश थी तो वो लोग वहीं रुकने का डिसीजन लेते हैं और हम देखते हैं कि आर्थर और एलाइजा की फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एलाइजा बताता है कि वो ड्वार्फ्स के किंगडम डार्फ में पला बड़ा है, पर उसका जन्म वहाँ नहीं हुआ था। उससे अपने ओरिजिन और पेरेंट्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है। डार्फ किंगडम के एल्डर राहडियास ने ही उसकी देखभाल की थी और जब वो डार्क ऑरेंज स्टेज में पहुंचा तब उन्होंने ही उसे डेकाथन किंगडम एक्सप्लोर करने के लिए कहा।
आर्थर को ये सब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो भी एलाइजा को अपनी पावर्स के बारे में बताता है कि वो 4 एलिमेंटल मैजिशियन है जो 2 डिविएंट फॉर्म्स को भी कंट्रोल कर सकता है। साथ ही में वो एक बीस्ट टेमर भी है। उसकी अचीवमेंट्स जानकर एलाइजा का सर चकराने लगता है, पर ये दोनों एक दूसरे से जेलस फील नहीं करते और यही इनकी दोस्ती को खास बनाता है। तभी जैस्मिन को होश आ गया और वो आर्थर को ठीक देख उससे गले लगकर रोने लगती है और उसकी इंजरीज देख एलाइजा के साथ मिलकर उसकी मरहम पट्टी कर देती है। फाइनली वो लोग डंजन से निकलने के लिए तैयार हैं, पर जाने से पहले वो सर्वाइवर्स का पता लगाना चाहते थे। आर्थर भी एस क्लास बीस्ट की कोर को ढूंढना चाहता था, पर इस एरिया की हालत देखते हुए ये मुश्किल लग रहा था। एलाइजा अपने मैजिक से एरिया स्कैन करता है और उन्हें एक सर्वाइवर मिल जाता है और हम देखते हैं कि सर्वाइवर उनकी टीम की मेंबर समांथा है। वो समांथा को लेकर जाने लगते हैं, पर आर्थर अभी भी बीस्ट कोर के बारे में सोच रहा था क्योंकि एस क्लास बीस्ट की कोर बहुत रेयर होती है। तभी वहाँ कुछ हलचल हुई जिससे एलाइजा अलर्ट हो जाता है। आर्थर कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि सिल्वी वापस आ चुकी है। सिल्वी बड़ी हो चुकी है और अब वो आर्थर से प्रॉपर कन्वर्सेशन करने में सक्षम है। वो आर्थर को पापा बुलाती है। इतने टाइम बाद अपने पापा को देख सिल्वी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यह जानकर कि आर्थर का बीस्ट असल में एक ड्रैगन है, एलाइजा के होश उड़ जाते हैं। आर्थर उसे ये सब सीक्रेट रखने के लिए कहता है क्योंकि बस वो और जैस्मिन ही सिल्वी के बारे में जानते थे। वो सब सिल्वी पर सवार होकर डंजन के एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं। डंजन के एग्जिट के पास पहुंचते ही समांथा को होश आ जाता है और इसीलिए वो रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। समांथा आर्थर की शुक्रगुजार है और वो डंजन से कुछ चीजें लाई थी जो वो आर्थर को देना चाहती थी। हम देखते हैं कि समांथा के पास आर्थर का मास्क और गार्डियन की बीस्ट कोर है। कोर देखकर आर्थर बहुत खुश होता है, पर बाकी सब कोर लेने से मना कर देते हैं क्योंकि आर्थर ने ही बीस्ट को मारा था और कोर पर उसी का अधिकार था। आगे एलाइजा और जैस्मिन रेस्क्यू फोर्स बुलाने गिल्ड चले जाते हैं और आर्थर वहीं रुक अपने पेरेंट्स को अपनी सेफ्टी की न्यूज बता देता है। आर्थर अभी भी इंजर्ड है तो वो बीस्ट कोर की हेल्प से खुद को हील करने लगता है। डंजन में हुए इवेंट्स को याद करने पर उसे बस लूकस का ही ध्यान आ रहा था। लूकस की वजह से ही प्रीवियस लीडर मारा गया और उनकी इस हालत का जिम्मेदार भी वही था। आर्थर डिसाइड करता है वो लूकस को उसके किए की सजा जरूर देगा और इसका अंत एक मामूली रिवेंज से नहीं होगा। गिल्ड में कैस्पियन को सारे इवेंट्स की जानकारी दी जा रही है। आर्थर भी वहां मौजूद है कि तभी दरवाजा खुलता है और नवाब साहब लूकस की एंट्री होती है। माहौल गरमाने लगा, पर आर्थर सबको शांत रहने के लिए कहता है। लूकस अभी भी बाज नहीं आ रहा था। वो लिमिट्स क्रॉस करते हुए कह देता है कि शायद वो लोग अपने टीम मेंबर्स को सैक्रिफाइस करके ही उस मॉन्स्टर से बच पाए होंगे। तभी हवा को चीरते हुए एक स्वॉर्ड उसे छूकर निकल जाती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। अपना खून देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्थर एक एक कर उसके गार्ड्स को अपने रास्ते से हटाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो लूकस की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो बस अपनी स्वॉर्ड लेना चाहता था जो गलती से उसके हाथ से स्लिप हो गई थी। लूकस को सिचुएशन समझने में देर नहीं लगी और कैस्पियन उससे और बाकी सबको बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो आर्थर से अकेले में बात करना चाहता था। कैस्पियन आर्थर को वार्न करते हुए उसे लूकस की फैमिली से दूर रहने को कहता है। आर्थर को लगा कि वो असल में लूकस को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो कैस्पियन को धमकाते हुए कहता है कि वो चाह कर भी लूकस को उससे बचा नहीं पाएगा। कैस्पियन क्लैरिफाई करता है कि वो ये सब आर्थर के बेनिफिट